हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक जीन जैक्स रूसो के बारे में। इससे पूर्व की क्लास में हमने रूसो की विचारधारा में पाए जाने वाले व्यक्तिवाद के तत्व, समाजवाद के तत्व, इसके साथ साथ निरंकुशतावाद को समर्थन करने वाले जो विचार उनकी विचारधारा में पाए गए उसके संदर्भ में हमने बात करी। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि उनको लोकतंत्र का समर्थक क्यों कहा जाता है या उनकी विचारधारा में लोकतंत्र के समर्थन करने वाले कौन कौन से विचार पाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे रूसो की विभिन्न राजनीतिक विद्वानों द्वारा की गई आलोचना के संदर्भ में। राजनीतिक दर्शन में रूसो की विचारधारा जो है बहुत ही विवादास्पद रही है। उनकी विचारधारा के संदर्भ में जो है बहुत ही अस्पष्टताएं पाई गई है। विभिन्न विद्वानों ने उनके विचारों और उनके ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो है बहुत ही आलोचना करी। इस संदर्भ में वॉल्टेयर का कहना है कि उनकी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर उसे जो है हाथ और पैरों के बल चलने की इच्छा होती है। इसी प्रकार जूलस लेमिनेटर ने कहने का प्रयास किया कि यह पुस्तक भयावह है, अपमानपूर्ण, साधारण तथा ख्यातिहीन है और इसमें असंगतियों की भरमार है। अर्थात रूसो की विचारधारा जो है उसकी विभिन्न आलोचकों के द्वारा आलोचना की गई, विभिन्न तरीके से आलोचना की गई और उनकी जो पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसको भी जो है बहुत ही भयावह पुस्तक कहा गया। यही कहा जा सकता है कि उसको ख्यातिहीन या साधारण पुस्तक की जो है श्रेणी में रखा गया, क्योंकि उनकी पुस्तक में जो है या उनकी विचारधारा में कई जगह असंगतियाँ पाई गई थी, इसलिए जो है उनकी विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई। सबसे पहले जो आलोचना की गई वो ये थी कि रूसो की विचारधारा अत्यधिक अस्पष्ट और जटिल मानी गई। अर्थात संपूर्ण राह दर्शन में रूसो ही एक ऐसे विचारक थे जिनकी विचारधारा में बहुत ही असंगतियाँ पाई गई और ये चीज़ें जो है उन्होंने स्वयं भी जो है महसूस करी थी कि उनकी जो विचार है या उनका जो ग्रंथ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो काफ़ी जटिल है और अस्पष्ट है। इसलिए उन्होंने स्वयं ही कहा था कि जो सामाजिक अनुबंध को पूरा समझते हैं वह मुझसे अधिक बुद्धिमान है। अर्थात उन्होंने स्वयं ये माना कि सामाजिक अनुबंध को जो है समझना सरल नहीं है, वो बहुत ही जटिल है, बहुत ही अस्पष्ट है। तो इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने भी ये माना कि रूसो की जो विचारधारा थी वो अत्यधिक अस्पष्ट थी, जटिल थी। इस संदर्भ में एक और बात सामने आती है अस्पष्टता इस संदर्भ में भी है कि वो जहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और वो ये कहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अर्थात वो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, सामाजिक अनुबंध के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और उनका जो है सामाजिक अनुबंध की स्थापना करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करना चाहते थे या व्यक्ति को जो है इन सामाजिक बंधनों से मुक्त रखना चाहते थे। तो उनका जो ध्येय था कि व्यक्ति को स्वतंत्र रखा जाए, व्यक्ति को जो है समान स्थिति में रखा जाए, तो उनका ये ध्येय जो है उनके इस पुस्तक से पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सामाजिक अनुबंध में जहाँ पर ये माना कि व्यक्ति जो है वो पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए या उसको प्राकृतिक अवस्था की तरह पूर्ण स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने ये मानते हुए भी समस्त व्यक्तियों को जो है सामान्य इच्छा के अधीन कर दिया। सामाजिक अनुबंध में बांधते हुए समस्त व्यक्तियों के अधिकार समाज के समक्ष समर्पित करने का उन्होंने कहा और ये भी कहा कि सभी व्यक्ति सामान्य इच्छा को मानने के लिए बाध्य है और यदि कोई व्यक्ति उसे नहीं मानता है तो उसे बाध्य किया जा सकता है। तो इस प्रकार रूसो ने जो है स्वयं ही स्वतंत्रता का समर्थन भी किया और स्वयं ही जो है व्यक्ति को सामाजिक अनुबंध से और इसके साथ साथ सामान्य इच्छा से उसको बांध दिया। तो इसलिए कहा जा सकता है कि उनकी विचारधारा में अत्यधिक अस्पष्टता दिखाई देती है, जटिलता दिखाई देती है। इसके साथ साथ उन्होंने दूसरी बात ये भी कही कि जहाँ पर उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति को अभिशाप माना या ये माना कि व्यक्तिगत संपत्ति जो है वो शोषण को जन्म देती है, व्यक्तिगत संपत्ति के कारण जो है असमानता उत्पन्न होती है, समाज में अनैतिकता उत्पन्न होती है, तो उन्होंने ये मानते हुए भी बाद में ये भी कहा कि जो है
विकास का आधार या प्रगति का आधार जो है संपत्ति ही होता है। तो इस प्रकार से उनकी विचारधाराओं में कई अस्पष्टताएं दिखाई देती है, कई जटिलताएं दिखाई देती है। इस संदर्भ में कोबन का कहना है कि कोई भी प्रसिद्ध लेखक उससे अधिक विरोधाभासपूर्ण नहीं है। इसके साथ साथ मार्ले का कहना है कि उसे यद्यपि एक महान विचारक कहा जाता है, किंतु वह यह नहीं जानता है कि विचार किस प्रकार किया जाना चाहिए। अर्थात कोबन और मार्ले ने कहने का प्रयास किया कि उनकी विचारधारा में विरोधाभासपूर्णता है, जटिलता है, और वो जो है एक महान दार्शनिक तो कहे जाते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा में अस्पष्टता होने के कारण उनकी विचारधारा जो है महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी जो आलोचना है वो यह है कि उसकी मानव स्वभाव और मानव इतिहास की धारणा तर्क विरुद्ध है। अर्थात आलोचकों ने माना कि उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में और प्राकृतिक अवस्था के बारे में या मानव इतिहास के बारे में जो तर्क दिए कि प्राकृतिक अवस्था बहुत ही शांतिपूर्ण अवस्था थी, बहुत ही जो है मानव जो है वो प्रकृति से एक सभ्य प्राणी था, या मनुष्य जो है एक जंगली तो था लेकिन बहुत ही सभ्य था, बहुत ही जो है नैतिक प्राणी था, और वो समानतापूर्वक स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता था और शांति प्रिय प्राणी था। उसका एक ही उद्देश्य हुआ करता था कि वो अपना जीवन यापन करे और अपने जीवन की रक्षा करे। तो आलोचकों का यह मानना है कि मानव स्वभाव और मानवीय इतिहास के बारे में उनकी जो विचारधारा है वो तर्क विरुद्ध है। अर्थात ऐतिहासिक दृष्टि से कहीं भी ये सिद्ध नहीं होता है कि मानवीय इतिहास इस प्रकार का था। इस संदर्भ में कुक का ये कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में विचरण करने वाले भद्र जंगली व्यक्ति का जो चित्र उसने अंकित किया वह उसकी कल्पना की ही उपज है। अर्थात उनकी इन विचारधाराओं को उनके आलोचकों ने काल्पनिक विचारधाराएं मानी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो आदर्श अवस्था थी। रूसो ने ऐसा माना था कि प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, और यदि व्यक्ति को शांति और स्वतंत्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करना है तो उसे जो है प्रकृति की ओर ही लौटना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया कि जो प्रगति का मार्ग है वो सदैव जो है आगे की ओर बढ़ता है। कभी भी जो है हम अतीत में जाकर प्रगति को नहीं खोजते हैं, हम सदैव जो है भविष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, और प्रगति का मार्ग जो है वो पीछे जाने में नहीं बल्कि आगे बढ़ने में है। अगली जो आलोचना है उनकी विचारधारा में वो ये है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन। अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उनका निर्माण का ध्येय ये था कि वो व्यक्ति को पराधीनता की बेड़ियों से जो है मुक्त करना चाहते थे, लेकिन वो स्वतः ही जो है सामाजिक अनुबंध के माध्यम से सामान्य इच्छा के अधीन जो है सभी व्यक्तियों को कर देते हैं, और सामान्य इच्छा को मानने के लिए सभी व्यक्तियों को बाध्य कर देते हैं, और इसके साथ साथ इस बात के लिए भी बाध्य करते हैं कि सभी व्यक्ति जो है अपनी समस्त अधिकार जो है वो समस्त समाज के समक्ष समर्पित कर देंगे, और प्रत्येक व्यक्ति जो है सिर्फ समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। इस संदर्भ में GDH कोल का कहना है कि हमें बताया जाता है कि सामान्य इच्छा में जिस स्वतंत्रता की अनुभूति होती है वह संपूर्ण राज्य की स्वतंत्रता होती है, और राज्य अपने घटकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कायम है। एक स्वतंत्र राज्य अत्याचारी हो सकता है, इसके विपरीत एक निरंकुश शासक अपनी प्रजा को प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। इस बात की क्या गारंटी है कि राज्य अपने को स्वतंत्र बनाने में अपने घटकों को दास नहीं बना डालेगा। अर्थात GDH कोल का ये कहना है कि ये इस बात की क्या गारंटी है कि राज्य को जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, समाज के समक्ष जब सभी व्यक्ति अपने अधिकारों का समर्पण कर देते हैं और सिर्फ कर्तव्यों के पालन के लिए उनको बाध्य किया जाता है सामान्य इच्छा के नाम पर, तो इस बात की क्या गारंटी है कि राज्य जो है अपने अंगों को या अपने घटकों को जो है दास नहीं बना डालेगा। तो इस प्रकार से रूसो की विचारधारा में एक बात ये भी आती है, या रूसो की विचारधारा की आलोचना का आधार ये भी माना जाता है कि उसने स्वयं ही व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया है। फिर प्रतिनिधियात्मक शासन के संबंध में धारणा त्रुटिपूर्ण। अर्थात आलोचकों ने
रूसो की प्रतिनिधियात्मक शासन के संबंध में जो धारणा थी उसको त्रुटिपूर्ण माना, क्योंकि रूसो ने सामान्य इच्छा को अधेय माना था, अखंड माना था। अर्थात रूसो का ये मानना था कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के माध्यम से व्यक्ति जो है स्वयं अपनी इच्छा को व्यक्त करता है, स्वयं अपनी धारणा को व्यक्त करता है, स्वयं अपने विचार को व्यक्त करता है। लेकिन यदि प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्ति की इच्छा व्यक्त की जाती है, किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा व्यक्त की जाती है, या समाज की इच्छा प्रतिनिधि के माध्यम से व्यक्त की जाती है, तो इसमें प्रजातंत्र की भावना जो है उस पर कुठाराघात होता है, उसमें प्रजातंत्र जो है उसको आघात लगता है। तो इस संदर्भ में आलोचकों ने माना कि प्रतिनिधियात्मक शासन के संदर्भ में उनकी धारणा त्रुटिपूर्ण थी, जबकि ये देखा जा सकता है कि राष्ट्र राज्यों में जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था संभव नहीं है, और ऐसी स्थिति में प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना ही प्रजातंत्र का एकमात्र स्रोत है। दूसरी जो आलोचना है वो है कानून विषयक विचार एकाकी। अर्थात रूसो के कानून विषयक विचार जो थे वो एकाकी थे, अर्थात वो जो सर्वमान्य जो विषय थे उनको ही जो है कानून का आधार मानते थे, और ये मानते थे कि सर्वमान्य विषयों पर जो है सभी व्यक्तियों की सहमति होनी चाहिए, सामान्य जनता की सहमति होनी चाहिए। जबकि वास्तविकता ये है कि कानून के माध्यम से जो है अन्य विषयों को भी जो है निर्धारित किया जाता है, या कानून के माध्यम से अन्य चीज़ों को भी निर्धारित किया जाता है। और यदि कानून की धारणा में सिर्फ सामान्य विषयों को ही लिया जाए तो फिर जो अन्य विषय है उनके संदर्भ में प्रशासनिक आदेशों का निर्माण किया जाएगा, और प्रशासनिक आदेशों का निर्माण किया जाएगा तो ये भी संभव हो सकता है कि प्रशासनिक निरंकुशता व्याप्त हो जाए। तो इस प्रकार से उनकी विचारधारा कानून विषयक विचारधारा एकाकी मानी गई। फिर है राज्य और समाज में भेद ना करना। इस संदर्भ में बारकर ने ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि रूसो ने राज्य और समाज में भेद नहीं किया है, अर्थात वो समाज की सामान्य इच्छा को राज्य की सामान्य इच्छा मान बैठा है, और व्यक्ति को अपने समस्त अधिकार जो है समाज के समक्ष समर्पित करने के लिए कहकर वो राज्य के समक्ष भी व्यक्ति के समस्त अधिकारों को समर्पित कर देता है, और सामान्य इच्छा के नाम पर व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्तव्य के पालन की बात वो कहता है। तो इस प्रकार से बारकर ने कहने का प्रयास किया कि रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत था, जिसका मुख्य ध्येय था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करना, वो अपने ध्येय से भटकता है, और व्यक्ति जो है यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करता बल्कि वो बंधनों में बंध जाता है, और उसके जो अधिकार है वो भी समाज के समक्ष या राज्य के समक्ष जो है समर्पित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उसने राज्य और समाज में भेद नहीं करके व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता की जगह परतंत्रता में बांध दिया है, क्योंकि वो ये कहता है कि सामान्य इच्छा के पालन में व्यक्ति जो है अपने समस्त अधिकार समाज के समक्ष समर्पित कर देता है, और वो राज्य और समाज में जब भेद नहीं करता है तो समाज या राज्य दोनों के समक्ष उसके अधिकार समर्पित हो जाते हैं, और व्यक्ति जो है सिर्फ कर्तव्य पालन के लिए ही जो है समर्पित रहता है। फिर है सामाजिक समझौता और सामान्य इच्छा में कोई संगति नहीं। अर्थात रूसो के द्वारा सामाजिक समझौता और सामान्य इच्छा की धारणा को जो है एक साथ अपनाया गया था, लेकिन आलोचकों का ये मानना है कि जहाँ सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना गया है और उसे पूर्णतः जो है एक मानव द्वारा बनाई हुई संस्था माना गया है, वहीं सामान्य इच्छा के तहत जो है राज्य जो है समस्त व्यक्तियों के एक सर्वोत्तम व्यक्तित्व के रूप में उभर के आता है, या सर्वोत्तम स्वरूप के रूप में उभर के आता है। तो दोनों चीज़ों को एक साथ अपनाना जो है असंगतिपूर्ण लगता है। तो इस प्रकार से भी आलोचकों ने माना कि सामाजिक समझौता और सामान्य इच्छा जो है इसमें कोई संगति नहीं है, क्योंकि सामाजिक समझौता कृत्रिम राज्य की स्थापना करता है, और सामान्य इच्छा जो है वो राज्य को एक सर्वोत्तम व्यक्तित्व वाली संस्था मानता है, जिसमें सभी व्यक्तियों की इच्छा निहित रहती है। अगली जो आलोचना है वो है व्यवहारिक राजनीति और अन्य प्रभावों की उपेक्षा। अर्थात रूसो ने अपने जो अध्ययन था या अपनी जो विचारधाराएं थी उसमें उन्होंने व्यवहारिक राजनीतिक संस्थाओं, व्यवहारिक राजनीति पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न संघ या संगठन आदि की उपेक्षा की है, और उन्होंने ये सिर्फ ये माना कि
कानून बनाने वाली संस्थाएं यदि सही हो तो सभी चीज़ें सही चलती रहती है। लेकिन उन्होंने जो है राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों के बारे में नहीं सोचा, और ना ही उन्होंने व्यवहारिक राजनीतिक क्षेत्र में जो विभिन्न संस्थाएं कार्य करती हैं उनके बारे में नहीं सोचा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि उनको व्यवहारिक राजनीति का ज्ञान नहीं था और उन्होंने इस संदर्भ में अपने विचार नहीं रखे। मूल्यांकन करते हुए हम ये कह सकते हैं कि इन सभी आलोचनाओं के बावजूद रूसो की विचारधारा के महत्व और प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने तत्कालीन समय में लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा, राष्ट्रीयता की भावना का प्रतिपादन किया और उनकी विचारधारा में आधुनिक संविधानवाद के संकेत प्राप्त होते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि उक्त आलोचनाओं के बावजूद रूसो की विचारधारा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन समय में लोकप्रिय संप्रभुता या ये कहा जा सकता है कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का समर्थन किया और ये माना कि जनता जब सहमति प्रदान करती है, जनता जब संप्रभुता को अपनी मान्यता प्रदान करती है, औचित्यपूर्णता प्राप्त करती है, तभी जो है संप्रभु के आदेश जो है वो जनता के लिए मान्य होने चाहिए, अन्यथा संप्रभु के आदेश जो है जनता अमान्य भी कर सकती है। अर्थात जनता के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग ही संप्रभु के द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना का उन्होंने प्रतिपादन किया और उनकी विचारधारा में आधुनिक संविधानवाद के तत्व भी दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रूसो की विचारधारा का महत्व और उनकी देन। एक बार मैं आपको सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ।